नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस की, यानी कि उन संस्थाओं और योजनाओं की जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में मेक इन इंडिया प्रोग्राम, भारतीय सीरम संस्थान, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल हेल्थ मिशन और इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है ये। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांतिपूर्ण, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री ने कल अफगानिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर अशरफ गनी के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी। श्री गनी ने अफगानिस्तान की आवश्यकताओं के अनुरूप अनाज और दवाओं की आपूर्ति करने के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। इसके अलावा दोनों नेताओं ने क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति और आपसी हितों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का जो उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में भारत को इंडिपेंडेंट बनाना है। प्रस्तावित नीति की परिकल्पना जो है वो रक्षा मंत्रालय के लिए एक ऐसे दिशा निर्देश दस्तावेज के रूप में की गई है जिससे देश की जो डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट क्षमताएं हैं उनको प्रोत्साहित कर उसे आत्मनिर्भर और निर्यात में सक्षम बनाने पर जोर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के माध्यम से आत्मनिर्भर रक्षा उत्पादन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का खाका तैयार किया है। इस नीति में साल 2025 तक एरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं और सेवाओं के 33,000 करोड़ रुपए के निर्यात सहित 1,75,000 करोड़ रुपए के कुल कारोबार का लक्ष्य रखा गया है। एरोस्पेस सहित एक गतिशील, मजबूत और प्रतिस्पर्धी रक्षा उद्योग का विकास करना और नौसेना के जहाज निर्माण उद्योग को गुणवत्ता वाले उत्पादों के साथ ही सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नई मसौदा नीति में स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट काफी एक बहुत खर्चीली चीज है, तो अगर भारत में डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट अपने यहाँ पे बनने लगेंगे तो हमारी काफी बचत होगी। रक्षा मंत्रालय ने आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू डिजाइनों के माध्यम से मेक इन इंडिया की पहल को आगे बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास यानी कि R&D पर अत्यधिक बल देने के साथ ही नवाचार को बढ़ावा और भारतीय बौद्धिक संपदा के संसाधन बनाए जाने की पहल भी रक्षा नीति में इस पर भी बल दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने प्रस्तावित नीति के मसौदे पर सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे 17 अगस्त तक उनकी जो सजेशन है वो मांगे हैं। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वाणिज्यिक कोयला खनन में कोई भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है वो संबंधित कानूनों के में हाल ही में किए गए जो अमेंडमेंट्स हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। सरकार ने हाल ही में जो FDI नीति में बदलाव किए थे, जिनके अनुसार जिन देशों की सीमाएं भारत से जुड़ी हैं या निवेश का फायदा लेने वाला ऐसे किसी देश का नागरिक है तो भारत सरकार के माध्यम से ही निवेश कर सकता है। यानी कि ऐसा निवेश जो होगा वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं होगा, विद गवर्नमेंट परमिशन होगा। इस नीति में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का कोई नागरिक या वहां पर रजिस्टर्ड कोई कंपनी भारत में रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तभी निवेश कर सकती है जब वह भारत सरकार के माध्यम से ऐसा करे। विदेशी निवेश के लिए वर्जित क्षेत्रों के लिए भी भारत सरकार के माध्यम से निवेश करना आवश्यक है। सरकार ने इससे पहले कोयला खनन से संबंधित गतिविधियों में ऑटोमेटिक रूट के जरिए जो 100% जो निवेश था उसकी अनुमति दी थी। बढ़ते आगे बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। भारत में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा कोविड के सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 3,81,027 नमूनों की टेस्टिंग की गई। इसके साथ ही पर 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या 14,640 हो गई है। 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पर 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा जांच की है। इस समय कुल 1348 लेबोरेटरीज में ये जांचें की जा रही हैं, जिनमें से 914 जो लेबोरेटरीज हैं वो गवर्नमेंट लैब है और 434 प्राइवेट लैब्स हैं। भारतीय औषध महानियंत्रक यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पुणे के भारतीय सीरम संस्थान को कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड इसके ह्यूमन ट्रायल की 2nd और 3rd फेज के परीक्षण की अनुमति दे दी है। कोविशील्ड जो है उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका जो है उसने डेवलप किया है। इससे कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी आएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि देश में जो डेथ रेट है वो घट के 2.11% रह गई है। पिछले 24 घंटों में हमारे यहाँ पर 40,574 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या
11,86,203 हो गई। कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की जो रेट है वो 65.77% हो गई है। कोविड से स्वस्थ लोगों और कोविड मरीजों की संख्या के बीच का जो अंतर है वो 6 लाख से भी अधिक हो गया है। इस समय केवल 5,69,79,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार ने कल कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, जिसे ई-विन बोलते हैं, उसने कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ई-विन जो है टेक्नोलॉजी संबंधी एक नया समाधान है, जिससे देश भर में वैक्सीनेशन की सप्लाई चेन प्रणाली जो है उसे मजबूत बनाने में मदद मिली है। इसे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य टीकों के भंडार और उनकी उपलब्धता तथा भंडारण के लिए तापमान संबंधी जरूरतों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली का उपयोग कोविड-19 महामारी के दौर में बच्चों और प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं उनको विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीकों संबंधी सेवाओं की कंटिन्यूटी जो है उसको बनाए रखना है, यानी कि निरंतरता बनाए रखना है। मंत्रालय ने कहा कि ई-विन नेटवर्क का विस्तार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो चुका है और बाकी बचे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लद्दाख और सिक्किम में इसे शीघ्र लागू किया जाएगा। इस समय देश के 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 जिलों में 23,507 कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जिनमें टीकों को सही समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में टीकों की उपलब्धता 99% तक बढ़ गई है। कोविड-19 से निपटने में के सरकार के प्रयासों में मदद के लिए ई-विन इंडिया राज्यों और यूटीज को आपूर्ति प्रणाली की निगरानी में मदद कर रहा है। अप्रैल से 8 राज्यों त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र ई-विन प्रणाली का कोविड-19 से संबंधित सामग्री की सप्लाई पर नजर रखने के लिए कर रहे हैं। इससे 81 आवश्यक दवाओं और उपकरणों की कमी होने पर अलर्ट जारी कर उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिली है। तो ये टेक्नोलॉजी है जिससे दवाओं की जो अवेलेबिलिटी है और उनका जो मतलब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसके बारे में पता लगता रहता है। अगली खबर है, केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। नवंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक आर्थिक संरचना को मजबूत करने और एक बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए 80,068 करोड़ रुपए की एक पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की थी। जम्मू और कश्मीर के लोगों को सातों दिनों 24 घंटे बिजली और पानी की सप्लाई उपलब्ध कराने पर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। कई परियोजनाएं जो सालों से लंबित थी अब पूरी की गई हैं। आईआईटी जम्मू ने अपने स्वयं के परिसर से काम करना शुरू कर दिया है और एम्स जम्मू का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 220 किलोवाट श्रीनगर अलस्ट्रेंग द्रास कारगिल लेह ट्रांसमिशन सिस्टम का काम पूरा हो गया है। इसके साथ ही अब लद्दाख नेशनल ग्रिड से जुड़ गया है। इसके अलावा जम्मू अखनूर रोड, चेनानी सुध महादेव रोड पर काम शुरू हो गया है और ये तेज गति से चल रहा है। वहीं 2020 तक कश्मीर जो है वो रेलवे कनेक्टिविटी उसकी हो जाएगी। चिनाब नदी पर निर्माणाधीन विश्व का सबसे ऊंचा जो रेल सेतु है उसका काम अगले साल पूरा हो जाएगा। इस सेतु को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ये अधिकतम 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं की गति को सहन कर सकता है। जम्मू कश्मीर के उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव मनोज द्विवेदी ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में अगले कुछ सालों में 10 से 15,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बागवानी विकास गतिविधियों लद्दाख में बागवानी जो है विकास गतिविधियों के केंद्र में आ गई है। अब क्षेत्र की प्रमुख बागवानी फसल खुबानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खुबानी एप्रिकॉट को बोलते हैं, एक फल होता है ये, जिससे खुबानी के किसान बहुत उत्साहित हैं। लद्दाख प्रशासन ने खुबानी यानी कि एप्रिकॉट के उत्पादन, मार्केटिंग और इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग और इसकी फाइनेंशियल नीड्स के बारे में सुझावों के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और विभागों के विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने लद्दाख क्षेत्र में खुबानी की खेती में सुधार के बारे में रिपोर्ट दे दी है। लद्दाख प्रशासन ने खुबानी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। इस फाइनेंशियल ईयर में खुबानी को प्रोत्साहन देने के लिए 2 एग्जीबिशन लगाई जाएंगी। खुबानी की कई किस्म और प्रजातियां हैं तथा लद्दाख में खुबानी की विश्व स्तरीय एक प्रजाति जिसको लक्त से कार्पो बोलते हैं उसकी खेती होती है। ये जो इसकी प्रजाति है ये दुनिया में सबसे मीठी इसको किस्म माना जाता है। ये वैरायटी काफी बढ़िया वाली होती है। लद्दाख के अलावा खुबानी की खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी होती है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। इस साल का इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल जो है वो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में खेला जाएगा। आईपीएल संचालन परिषद की कल रात वर्चुअल बैठक में फैसला लिया गया।
भारत में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिषद ने यह टूर्नामेंट भारत से बाहर कराने का फैसला किया। आईपीएल के मैच दुबई, शारजा और अबू धाबी में खेले जाएंगे, लेकिन इससे पहले भारत सरकार की आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स की ओर। आज 4 अगस्त है। 4 अगस्त 1777 को एक रिटायर्ड ब्रिटिश कैवलरी ऑफिसर फिलिप एस्टले ने अपना एक राइडिंग स्कूल शुरू किया। यह सर्कस का शुरुआती दौर था और इसी से आगे चलकर आधुनिक सर्कस की शुरुआत हुई। 4 अगस्त 1789 को फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं के तहत नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक हुई और फ्रांस में सदियों पुराने सामंतवाद यानी कि फ्यूडलिज्म को समाप्त कर दिया गया। 4 अगस्त 1821 को फैबियन गोटलियब वोन बेलिंगोसेन के नेतृत्व में ये रशियन अंटार्कटिक जो एक्सपेडिशन था, अभियान था, वो वापस लौट आया। ये ऐसा पहला अभियान था जिसने अंटार्कटिका का पूरा चक्कर पूरा किया। 4 अगस्त 1918 को एडोल्फ हिटलर को अपने सीनियर यहूदी ऑफिसर लेफ्टिनेंट ह्यूगो गटमैन की सिफारिश पर आयरन क्रॉस नामक वीरता सम्मान मिला। और ये बड़ी अजीब बात है कि आगे चलकर एडोल्फ हिटलर ने यहूदियों को ही खत्म करने की कोशिश की। 4 अगस्त 1954 को पाकिस्तान की सरकार ने अपना राष्ट्रीय गान अनुमोदित किया। इसे हाफिज जलंधरी ने लिखा था और अहमद जी छागला जो थे उन्होंने इसका संगीत दिया था, उसको कंपोज किया था। 4 अगस्त 1956 को जर्मनी के विल्हम हर्ज किसी मोटरसाइकिल को 200 माइल पर आवर यानी कि ये लगभग 338 किलोमीटर पर आवर होता है, इससे अधिक गति से चलाने वाले पहले व्यक्ति बने। 4 अगस्त 1956 को भारत का पहला एटॉमिक एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर जिसका नाम अप्सरा था, उसने ट्रोम्बे में क्रिटिकलिटी हासिल की यानी कि कार्य करना शुरू किया। इसका उद्घाटन जो था आगे चलकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को किया गया। 4 अगस्त 1967 को तेलंगाना में कृष्णा नदी पर बने वर्ल्ड के सबसे लॉन्ग जो डैम है नागार्जुन सागर डैम, उसका उद्घाटन हुआ। इसे मैसनरी सिस्टम से बनाया गया था। 4 अगस्त 1972 को युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने ऐसे 50,000 एशियाई लोगों को देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। 4 अगस्त 1983 को अपर वोल्टा एक देश था पहले, इसमें एक मिलिट्री कूप यानी कि सैन्य तख्तापलट हुआ और थॉमस संकारा इसके राष्ट्रपति बने। थॉमस संकारा ने इसके ठीक 1 साल बाद 4 अगस्त 1984 को इस देश का नाम बदलकर बुर्किना फासो रख दिया। तो ये वर्तमान में इस देश को इसी नाम से जाना जाता है, अफ्रीका में ये देश है और इसलिए यहाँ पर 4 अगस्त को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। 4 अगस्त 1997 को नीलेश कुलकर्णी ऐसे पहले भारतीय क्रिकेटर बने जिन्होंने अपने कैरियर की पहली बॉल पर विकेट लिया। उन्होंने कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में मारवन अटापुट्टू का विकेट लिया और ये कारनामा करने वाले भारत के पहले और वर्ल्ड के 12वें व्यक्ति बने। 4 अगस्त 1845 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सह संस्थापक फिरोज शाह मेहता का जन्म हुआ। ये बहुत फेमस लॉयर थे और इन्हें बंबई का बेताज बादशाह कहा जाता था। 4 अगस्त 1900 को भारत के अंतिम सम्राट किंग जॉर्ज 6 की पत्नी और ब्रिटेन की वर्तमान महारानी क्वीन एलिजाबेथ II की मां एलिजाबेथ बोवेस लियोन का जन्म हुआ। ये लास्ट एम्प्रेस ऑफ इंडिया थी। 4 अगस्त 1906 को हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जन्म हुआ। 4 अगस्त 1929 को फेमस हिंदी सिंगर किशोर कुमार का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ। उसके अलावा 4 अगस्त 1961 को अमेरिका के 44th राष्ट्रपति बराक ओबामा का जन्म हुआ। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।